ये पुलिस बल तो सबसे ज्यादा बदनाम बल है। आपने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इनके घर का भी व्यक्ति जब मरता है तो उनका उतना ही दुख होता है जितना आपके और मेरे घर का व्यक्ति मरे। तो व्यक्तिगत आक्षेप आ जाएगा, मुझ पर उंगली उठ जाएगी कि ये राजपूत समाज का है। लेकिन कम से कम आप ये तो ध्यान रखो, हम आखिर इन पुलिस वालों से क्या काम करवाना चाहते हैं। जो हमने नियम बनाए थे और जब हमने दृष्टिगत आधार पर 2007 में हमने नियमों में परिवर्तन किया तो हमारे सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आया। पहले तो पुलिस वाले के हाथ में कम से कम एक डंडा तो मिलता था। कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी कि अब तो डंडा भी नहीं मिलेगा, बंदूक तो मिलना और पिस्टल मिलना तो बात की बात है, क्योंकि डंडा मारने के पहले वो ये मानेगा कि कहीं नेता इस डंडे से मेरे पर ही प्रहार क्यों ना करते। करवाइए आप इनसे काम। अधिकारियों के जानवरों से लगाकर नेताओं के जूते तक ये साफ करते हैं। अपराधियों से हम हमारे पुलिस वालों को मरवा रहे और फिर हम ये अपेक्षा करें कि ये आपकी और हमारी हिफाजत करेंगे। जब तक मंत्री महोदय और मुख्य सचेतक महोदय आपके गाड़ी के आगे पुलिस की फ्लैग लगाई हुई वो गाड़ी भोंपू लगाकर नहीं चले, तब तक तो पता ही नहीं पड़ता कि मुख्य सचेतक महोदय पधारे हैं। आखिर वो व्यक्ति अगर आपके लिए काम कर रहा है, जिसको हम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, तो क्या उसका उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति नहीं है? अगर हमारा कार्य हो तो भी पुलिस विवश, पुलिस अपना कार्य करना चाहे तब भी पुलिस विवश, और अगर अपना कार्य कर ले तो कानून के सामने विवश। मुझे बताइए, आपके पास में सारे आपने इन्हें नियम बना रखे हैं, अगर वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होगा या इंस्पेक्टर होगा तो वो अपने रेवेन्यू सर्कल के अंदर उसका पदस्थापन नहीं हो सकता। आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो न्याय करेगा, इसलिए उसका सर्कल से बाहर उसका पदस्थापन होता है। अगर आप आईएएस, आईपीएस हैं और उस जिले में रहने वाले हैं तो आपका पदस्थापन उस जिले में नहीं हो सकता। आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप उस जिले के साथ न्याय करेंगे। अब ये बात बताइए कि अगर आपका मुख्य सचिव राजस्थान का रहने वाला है तो उसको भी अधिकार नहीं है कि वो राजस्थान का मुख्य सचिव बने, उससे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। पुलिस वाले की वर्दी को दिखा दिखाकर ओहदे का रुतबा क्यों बताना चाहते हो आप? पूरा और हम तो NH 8 पे रहते हैं। मंत्री महोदय, एक सायरन लगा के जाती है, दूसरी देर थोड़ी देर में फिर पता लगाता है एक सायरन लगाकर फिर आ रही है कि ये कौन गए साहब, कि ये फलाने वीआईपी जी गए, ये कौन आए, कि ये साहब फलाने वीआईपी जी के परिवार वाले आए। और किसी भी राष्ट्र को संरक्षित रखना और किसी भी प्रदेश को व्यवस्थित रखने के अंदर जिस बल का मुख्यतः कर्तव्य बनता है उसको हम पुलिस बल के नाम से आंतरिक सुरक्षा के कर्तव्य का निर्वाह करने वाले पृष्ठभूमि में उसके चरित्र को हम पुलिस की नीति और कृति के स्वरूप में जानते हैं और पहचानते हैं। आज पुलिस को भी मानव अधिकारों के प्रति जवाबदेही के परिवर्तित प्रतिमानों के अधीन कार्य करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिस पुलिस का वास्तविक चेहरा है वो पुलिस का कोई वास्तविक चेहरा पुलिस का डीजी या पुलिस का आईजी नहीं है। उसका क्षेत्र में जो कार्य करता है, जो उसका फील्ड ऑफिसर है, जिसका रोज आमजन से किसी न किसी वजह से वास्ता पड़ता है, उसका व्यवहार कैसा है, उससे उस विभाग की छवि प्रतिबिंबित होती है। आपके विभाग का वास्तविक चेहरा डीजी नहीं है, आईजी नहीं है, एसपी नहीं है, वो कांस्टेबल है, वो हेड कांस्टेबल है, वो थानेदार या इंचार्ज है जो फील्ड में रोजमर्रा किसी न किसी व्यक्ति के साथ में उसका साक्षात्कार और होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिस कार्यशैली को जन्म दिया, हमने 1861 के कानून को बदलकर 2007 का वर्तमान में जो कानून है उसको प्रारूप प्रदान किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार मैंने आपसे एक निवेदन किया था और आपने प्रति उत्तर में यह बात कही कि जो आपका फील्ड ऑफिसर है वो किस व्यवस्था के अंदर कार्य कर रहा है। मैंने उनके वेतन की विसंगतियों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया था, मैंने उसकी परिस्थितियों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया था। आखिर वो व्यक्ति अगर आपके लिए काम कर रहा है, जिसको हम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, तो क्या उसका उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति नहीं है? क्या उसको अपने समाज में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करना होता? कम से कम हम इस बात के लिए तो मंथन करें कि इसको 24 घंटे हम ड्यूटी के ऊपर लेते हैं, 24 घंटे ये व्यक्ति ड्यूटी पर खड़ा रहता है। सेना का जवान भी जो भारी सुरक्षा का हमारा कवच है, उसके पास भी उसके परिवार को पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा
ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे वो अपने परिवार का जीवन यापन सही ढंग से कर सकता है। अगर आप सेना के जवान की तुलना आपके पुलिस बल के कांस्टेबल से कर लें, वो भी तो जवान है। वो आंतरिक सुरक्षा का कार्य करता है, वो बाहरी सुरक्षा का कवच है। मुझे बताइए, आपके पास में सारे आपने इन्हें नियम बना रखे हैं। अगर वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होगा या इंस्पेक्टर होगा तो वो अपने रेवेन्यू सर्कल के अंदर उसका पदस्थापन नहीं हो सकता। आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो न्याय करेगा, इसलिए उसका सर्कल से बाहर उसका पदस्थापन होता है। अगर आप आईएएस आईपीएस हैं और उस जिले में रहने वाले हैं तो आपका पदस्थापन उस जिले में नहीं हो सकता। आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप उस जिले के साथ न्याय करेंगे। अब ये बात बताइए कि अगर आपका मुख्य सचिव राजस्थान का रहने वाला है तो उसको भी अधिकार नहीं है कि वो राजस्थान का मुख्य सचिव बने, उससे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। क्या पुलिस में वर्दी पहनने के बाद में मानव जीव का चरित्र में परिवर्तन हो जाता है? और सिविल सेवा के अन्य विभागों में जो लोग बाग कार्यरत हैं उनका चरित्र परिवर्तन नहीं होता? हमने आखिर 1861 में जब ब्रिटिश सरकार के समय जो हमने नियम बनाए थे और जब हमने दृष्टिगत आधार पर 2007 में हमने नियमों में परिवर्तन किया तो हमारे सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आया? मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको सबसे पहले तो वो बात पूछना चाहता हूं जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी आपको अंकित करी थी। आप आरपीएस के प्रमोशन के ऊपर, आपके अधिकारियों के प्रमोशन पर आप 54 साल की आपने एक राइडर लगा रखा है और आपने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये केंद्र का काम है। आपने पिछली वर्ष ये बात कही थी। मैं पूछना चाहता हूं, आपका 1 साल बीत गया, आपने क्या केंद्र को इस आयु सीमा को परिवर्तित करने के लिए पत्र लिखा? ये 54 वर्ष की सीमा तब थी जब 55 वर्ष के अंदर रिटायरमेंट एज थी। आज 60 वर्ष की रिटायरमेंट एज हो गई है। 54 वर्ष की अगर वो उम्र प्राप्त कर लेता है तो 6 साल के लिए उसको आप लोग प्रमोशन नहीं देते। आपने खुद ने कहा था आपके हाथ की बात नहीं है, तो हमें कम से कम ये तो बताएं कि 1 साल में आपने क्या लिखा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस पुलिस विभाग का सबसे ज्यादा आलोचना होती, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए भ्रष्टाचार कहां है तो इस विभाग में है। सबसे ज्यादा अगर कहीं अधिकारों का दुरुपयोग कहां होता है तो इस विभाग में होता है। मैं पूछता हूं, इस विभाग में जो आदमी आता है वो आपके और हमारे परिवार में से तो आता है, तो क्या वर्दी पहनने से और विभाग में जाने से उसका चरित्र में इतना परिवर्तन हो जाता है कि हम उसको चरित्रहीन की परिभाषा में परिभाषित करने लग जाते हैं? इन सब बात को ध्यान से सुनने से पहले हमें वास्तविकता को जानना होगा। और मैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वास्तविक परिस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये विभाग किन परिस्थितियों में अपने सेवा को अंजाम दे रहा है। इससे आपने और हमने अपेक्षा बहुत कर रखी है। डकैतों से आपको बचाए रखे, चोर और लुटेरों से आपको बचाए रखे, रोजमर्रा के अपराध से आपका संरक्षण कर रखे, लेकिन इसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है? मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं चैप्टर 17 के अंदर पुलिस स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा है। आपका राजस्थान की क्या है, जहां संपूर्ण राष्ट्र का 133 पर लाख डेंसिटी है पुलिस की, आपके यहाँ 107 है, जबकि आपके यहाँ सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। आपका क्षेत्र बाकी प्रदेशों से ज्यादा है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है पर लाख 107। इस कांस्टेबल से आप ये और इन पुलिस वालों से आप ये अपेक्षा करते हैं कि अपराधियों को नियंत्रित रखें, अपराधियों को पकड़कर उनको अंजाम दिलवाएं? आपके पास में स्ट्रेंथ और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। और अगर कह लें, आपकी बात कह लें तो पर 100 किलोमीटर में आपके पास में कितने हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में आपके पास में कितने पुलिसकर्मी हैं कि जो आपको संरक्षण प्रदान कर सके, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके? जहां संपूर्ण भारत का एवरेज 49.2 है। ये मैं आपको आंकड़े 9-10 के दे रहा हूं, इसमें हो सकता है कि बाद में आंकड़े बदल जाएं या कुछ और ऊपर आ जाएं, लेकिन आंकड़ा आज भी वहां की वहीं खड़ा रहेगा। राजस्थान कहां है? हर 100 किलोमीटर पर, जहां एवरेज पूरे देश का 49.2 है, राजस्थान का 21 है। अगर हम इसकी तुलना दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, त्रिपुरा से करें तो वहां तो 216, 436, 693, 4118 और 4345 तक चले जाते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो प्रति 100 किलोमीटर वहां 4345 हैं, और अगर प्रति 100 किलोमीटर राजस्थान को देख लिया जाए तो 21 है। और आप हमसे अपेक्षा करते हैं और इन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली
हालांकि दिल्ली भी बदनाम हो चुका है। अब पिछले दिनों एक घटना ऐसी घटी कि दिल्ली के बारे में कोई नाम नहीं लेना चाहता। कुछ दल तो सरकार की वजह से नहीं लेना चाहते और कुछ वहां कृति और कृतियों की वजह से नहीं लेना चाहते। आखिर हम इस पूरे के पूरे दल से क्या किस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं? और मैं इस पृष्ठभूमि में इसलिए गया हूं, जब आगे कहूंगा वो बात आपको नकारात्मक लगेगी। जो वास्तविकता है वो बताने का मेरा कर्तव्य था। अब आप ये पूछेंगे, इन सारे व्यवस्थाओं के बावजूद हमारी परिस्थिति क्या है? अब आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के संबंध में आपका आंकड़ा देख लीजिए। आपका प्रतिवेदन भी के आंकड़े में इजाफा हो रहा है कि हमारे यहाँ क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपका आंकड़ा देता हूं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान अकाउंट्स फॉर 22.4% एंड 14.8% ऑफ द टोटल केसेस ऑल ओवर इंडिया के जो केसेस हैं, 33,594 केसेस में सर्वाधिक अगर केस हैं तो यूपी में है और राजस्थान में। आप देंगे इनको प्रताड़ना देंगे कि तुम्हारा रहते हुए ये क्यों हो रहा है? मैं ये पूछता हूं कि आज की हालत तो आप देख लीजिए। पहले तो पुलिस वाले के हाथ में कम से कम एक डंडा तो मिलता था। कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी कि अब तो डंडा भी नहीं मिलेगा, बंदूक तो मिलना और पिस्टल मिलना तो बात की बात है, क्योंकि डंडा मारने के पहले वो ये मानेगा कि कहीं नेता इस डंडे से मेरे पर ही प्रहार क्यों ना करते। 15 दिन पहले जो घटना घटी उसमें जिस प्रकार का सरकार ने रवैया अपनाया उससे किसी भी पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ सकता। ये बात मानी कि आप में और हम में गुण और अवगुण हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देना और इस बात को लांछित कर देना। हमने कमिश्नरेट प्रणाली क्यों लागू करी थी? हमने कमिश्नरेट प्रणाली इसलिए लागू करी थी कि इस प्रणाली के रूप में हम बेहतर प्रशासन दे पाएंगे, बेहतर कानून व्यवस्था दे पाएंगे। मजिस्ट्रेट को और पुलिस को एक समान लाकर खड़ा कर दिया था। उसने क्या गुनाह किया? अगर वो वहां 144 के धारा 144 की बाध्यता को स्वीकार नहीं करता और इस विधानसभा में जहां आप और हम बैठे हैं यहां कोई ना कोई बल सहित चढ़ाता, तब भी आप उसको प्रताड़ित करते। उसने वहां रोका, तब भी आपने उसको प्रताड़ित किया। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है? आप मुझे बता दीजिए। पुलिस बल को आप ये इजाजत कर दीजिए कि अगर आपको इस प्रकार के बल का प्रयोग करना है तो पहले घुटनों के बल बैठिए, शिष्टाचार से हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए और अगले को ये कहिए कि कृपा करके ऐसा काम मत करिए, अन्यथा या तो आपका बुरा होगा ना मेरा होगा। लेकिन एक बात सुनिश्चित है, उनका होगा या नहीं होगा। पुलिस अगर नहीं रोकेगा तब भी उसका बुरा होगा और अगर वो रोकेगी तब भी उसका बुरा होगा। मैं तो सभापति महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके बाहर गलियारों में जो आदमी खड़े हैं ये खाकी वर्दी में क्यों नहीं है? इनको आपने सफेद वर्दी क्यों पहना रखी है? ये पुलिस कांस्टेबलरी के तो आदमी है। अगर हमको खाकी वर्दी से इतनी चिढ़ है तो इस वर्दी का आप रंग बदल दो। अरे सफेद वर्दी को जितना हमने लांछित किया है उतना खाकी वर्दी को पुलिस वाले ने लांछित नहीं किया, क्योंकि उसकी खाकी वर्दी को लांछित कराने का अगर कोई प्रारूप तैयार करता है तो आपका और मेरा कोई जनप्रतिनिधि प्रारूप तैयार करता है? किसके घर पे कौन था, किसके गांव में थाने में कौन थानेदार लगेगा? आपने तो प्रतिपक्ष के नेता, आपने तो बैठकर 2007 का नियम बनाया था। एक भी नियम का आपने कानून का आप पालन कर रहे हो क्या? जिस व्यवस्था को आप कानून पालना के लिए कहते हो उसके लिए जो कानून बनाया गया उसकी पालना क्या सरकार कर रही है क्या? मैं आदरणीय एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी संपूर्ण हमने उस वक्त नियम बनाए, आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बना लिए, स्टेट बोर्ड्स बना लिए, आपने यहां तक व्यवस्था करी है उसमें कि अगर किसी गांव में क्राइम कमिट हो जाता है तो हम विलेज गार्ड भी देंगे। किसी व्यक्ति को आकर और उस क्राइम के बारे में रिपोर्ट देना की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं उस क्राइम का रिकॉर्ड करवाएगा पुलिस थाने में आकर। अब बताइए आपने किया क्या? 2007 से 2013 आ गया, 6 वर्ष हमने बिता दिए। आखिर हमने जो खुद ने कानून बनाया था उसका आपने दरकिनार कर दिया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत सी बातें हैं, मेगा सिटी की बात कर रहे हैं, मेट्रो चलाएंगे आप, यहां आप वर्ल्ड सिटी का स्वरूप प्रदान करने के लिए जयपुर में प्रयत्नशील हैं, स्वागत योग्य है। आदमी की सोच ये होनी चाहिए कि हमें कम से कम पूरा का पूरा जो लक्ष्य हमारा ये है ऐसा होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों के यहां आने के लिए आदमी ललायित हो जाए, बाध्य नहीं हो, ललायित हो जाए। लेकिन उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके
मेगा सिटी के क्राइम जो आईपीसी के माध्यम से हुए हैं, आपके जितने मेगा सिटी के क्राइम हैं, ये टेबल 2A अगर आप लोग जांचना चाहें तो टेबल 2A है और चैप्टर है 2 क्राइम इन मेगा सिटीज का। जयपुर का क्या हाल है, मैं 9-10 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 10-11 और 11-12 का मैं नहीं दे रहा हूं मंत्री महोदय, 9-10 का आंकड़ा दे रहा हूं। 9-10 के आंकड़े में रेट ऑफ क्राइम जयपुर में 782 थी, 722 थी, 722.4। आपका स्टेट का एवरेज कितना था? 252, लेकिन आपके जयपुर का एवरेज कितना था? 722। करो आप इनको प्रताड़ित। न इनके पास में आदमी है क्राइम को रोकने के लिए, न इनके पास में क्राइम को रोकने की व्यवस्था है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्राइम कैसे रुकेगा? ये बगैर बंदूक के, बगैर हथियार के क्राइम रोक लेंगे क्या? तो इनके हथियारों का कौन संरक्षण करता है? इनके हथियारों का कौन रिपेयर करता है? इनके हथियारों की मरम्मत कौन करता है? आर्मर्ड करता है। आपने आर्मर्ड कितने लगा रखे हैं? टोटल आपके पास में मेरे ख्याल से 100 के आंकड़े से भी कम है। अगर मैं आर्मर्ड का आपको बताऊं तो 100 के आंकड़े से भी कम है। और इन आर्मर्ड से आप लोग, इनके 70,000 तकरीबन हथियार हैं, जिसमें आधुनिकरण के नाम पर 35,000 हथियार अत्याधुनिक हैं, जो हर वक्त किसी न किसी मरम्मत मानते हैं। आप और मैं भी गए हुए होंगे, आप कम से कम अंतरात्मा से कहिए, कई बार हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है तो उस वक्त आरएसी की टुकड़ी या पुलिस की टुकड़ी उसको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इनके आर्म्स का तो यह हालत है कि जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गन फायर करते हैं, इनकी गनों के टगर नहीं खुलते, और उस वक्त उस कांस्टेबल के प्रति या उस हेड कांस्टेबल के प्रति लोग बात उंगली उठाने लग जाते हैं। हमने लज्जित और तिरस्कार करने के लिए इस पूरी की पूरी संस्था को सड़क पर छोड़ रखा है। हर व्यक्ति इनको उपनामों से जानता है। कोई हफ्ता वसूली करने वाले के नाम से जानता है, कोई करप्शन करने वाले के नाम से जानता है, कोई राठौड़ी करने वाले के नाम से जानता है। हमने इतने उपनाम इनको दे दिए कि ये तो खुद का चरित्र तक भूल गए कि इनका काम कार्य क्या था। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों आपका एक यहाँ बहुत बड़ी घटना घटी। मैं ध्यान आकर्षित, आप खुद वकील हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित सीआरपीसी के उस एक्ट पर करना चाहता हूं, या सेक्शन पे, सेक्शन 129 सीआरपीसी का, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली ऑफ यूज ऑफ सिविल फोर्स। ये इसको पूरी डिफाइन करता है कि अगर मॉब मेंटालिटी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक, एक बात और भी आपको समझनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में क्या फर्क है? जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने वाला हो तो पुलिस को आखिरी वो हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसके लिए वांछनीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये पूरा एक्ट अगर पढ़ूंगा तो बहुत हो जाएगा। डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल सर्विस, any executive magistrate or officer in charge of police station or in the absence of such office in charge, any police officer not below the rank of sub-inspector may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more person। धारा 144 तो आपको इसी को बात करती है डिफाइन। आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम जस्ट अ जनरल पर्सन। अब धारा 144 इसी में डिफाइन हो गई। वो ये कार्य नहीं करे तो वो ना करने के लिए यहाँ दोषी, और कर ले तो आपने दोषी मान लिया। अब 129 के साथ में आप ये भी पढ़ लो, 131 पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स टू डिस्पेंस असेंबली। आप 129 के साथ 131 भी पढ़िए। और मंत्री महोदय, दोनों को पढ़ने के बाद में आप ये बताइए कि अगर आपका और हमारा यहाँ कोई नेता आ जाता है और हम कोई रैली कर लेते हैं तो रोज बड़े बड़े अक्षरों में छपता है संपूर्ण जनता को परेशानी हुई, संपूर्ण जनता को परेशान होना पड़ा। और जब इस प्रकार का खर्च हो जाए और संपूर्ण जनता को परेशान ना होना पड़े, उसके लिए अगर कोई पुलिस कार्य करे तो आप ये कह दो कि ये बदली हुई परिस्थितियों में विवशता में लिया हुआ हमारा निर्णय था। अगर हमारा कार्य हो तो भी पुलिस विवश, पुलिस अपना कार्य करना चाहे तब भी पुलिस विवश, और अगर अपना कार्य कर ले तो कानून के सामने विवश। अब मैं इसी का आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं हवाला देना चाहता हूं मार्कंडे काटजू और ज्ञानसुधा मिश्र के उस निर्णय का। आप आए दिन भाई मुझे एक बात बताइए, आपके पास में एक रिकॉर्ड होना चाहिए सरकार के पास में, आपके जितने उत्तराधिकारी हैं कितने बार, कितने महीने में, कितने रोज न्यायालय जाते हैं, डीजी से लगाकर चीफ सेक्रेटरी कितने बार न्यायालय में बुलाए जाते हैं, और न्यायालय में किस प्रकार का व्यवहार होता है, आपका और हमारा किस प्रकार से व्यवहार होता है, आम जन जो वहां जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है। वो इस मैं निर्णय की उस प्रति की वो लाइन आपको पढ़ाना चाहता हूं जिससे आपको ये पता लगे
कि हमने जिनको मर्यादित समझकर मर्यादाओं में रहने की बात अपेक्षा करी थी, आप और हम तो अमर्यादित हो जाते हैं, तो कई इकाइयां हैं जो हम पर टिप्पणी कर देती हैं। ये गैलरी में बैठने वाली इकाई से लगाकर न्यायालय तक हम पर टिप्पणी कर देता है कि इन जनप्रतिनिधियों को आचरण नहीं, किस प्रकार से इनको अपना आचरण का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये एक यूपी का केस था और सुप्रीम कोर्ट में लगा था। इस सुप्रीम कोर्ट वाले केस के अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है, बिफोर मार्कंडे काटजू एंड ज्ञान सुधा मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट केस 281 2011। आई जस्ट रीड वन लाइन, जजेस शुड नॉट हैव एनी ईगो प्रॉब्लम्स। ये जुडिशरी के बारे में बोल रहा है, ये बात मैं सड़क पर नहीं कह सकता, वरना ये पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आएंगे कि आप कंटेम्प्ट में बुला लिए गए हो। और मैं अक्षरक्ष वो बात इसलिए पढ़ रहा हूं कि अपनी मन की बात पढ़ दूंगा तो भी कंटेम्प्ट में आ जाऊंगा, इसलिए जस्टिस की जो कही हुई बात है मैं उसको पढ़ रहा हूं। समय इसमें जरूर लगेगा, लेकिन आज के इस चीज का सार इसी से निकल कर आएगा। आज अभी एक सज्जन फरमा रहे थे आरपीएससी के बारे में कि आरपीएससी काम नहीं कर सकती। आए दिन कानून व्यवस्थाओं के नाम पर, परिचालन के नाम पर, नियमों के नाम पर आए दिन उस लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो रोजगार मिले उस पर कानून हस्तक्षेप करता है। उसमें साफ लिखा है, जजेस शुड नॉट हैव एनी ईगो प्रॉब्लम, इन पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शुड हैव ग्रेट मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। वो आपसे अपेक्षा कर रहा है, न्यायपालिका से अपेक्षा कर रहा है कि ये शुड हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। द हाई कोर्ट जजेस हैव ट्रेमेंडस पावर्स एंड फ्लॉन्टिंग दीज पावर्स अननेसेसरली only brings the judiciary to dispute। ये मेरे शब्द नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें 5-4 चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने ये कहा है, इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस when they come before the high court summons up officials, sometimes it is not possible। हर बार ये संभव नहीं है कि डीजी या चीफ सेक्रेटरी जाए। उन्होंने ये कहा है, आप अधीनस्थ अधिकारी को बुला लीजिए, लेकिन उसको इज्जत से बिठाइए, इज्जत से उससे बात करिए, और जो जानकारी प्राप्त करनी है आप प्राप्त करिए। ये स्ट्रक्चर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। अगर ये मैं पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो आपका समय मैं व्यतीत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन के संबंध में टिप्पणी करे वो कम से कम इस जजमेंट की कॉपी जरूर पढ़ ले। और इस जजमेंट में आरपी सिंह वर्सेस यूपी मलेरिया निरीक्षक संघ का जो ये केस था उसका लास्ट पेज का 287 का जो इन्होंने कंपीडियम दिया है और कंक्लूड किया है, उसके ए से लगाकर और जी तक को पूरा पढ़ लेना। अगर वो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि जिस पुलिस से आप और हम अपेक्षा करते हैं और जिस विभाग से आप और हम अपेक्षा करते हैं उस विभाग की वास्तविक परिस्थिति क्या है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सारे के सारे परिदृश्य के अंदर एक चीज जो सामने आती है, हम आखिर इन कांस्टेबलरी में जो लोग बाग हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, जो हेड कांस्टेबल्स हैं, इनके परिवार हैं। आप और हम चाहते हैं हमारे परिवार का बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करे। ये अपने गृह निवास के सर्कल में नहीं लग सकते। आप और हम कम से कम इतना तो हमारे पास में राजकोष में राशि है। हर जिले में पुलिस लाइन के साथ आप एक विद्यालय खुलवा दीजिए सीबीएसई पैटर्न का, जिसमें इनके बच्चे पढ़ सके। केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं कि नहीं खोले जाते? तो जब केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न पर राजस्थान की सरकार इन पुलिस बल के लिए हर जिले पर एक विद्यालय खोले, 12वीं तक की शिक्षा का गृह विद्यालय हो, जहां बच्चे और बच्चियों का दोनों पढ़ने का हो। आखिर ये कांस्टेबल और ये हेड कांस्टेबल और ये तो चाहेंगे कि इन बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा मिले। इनके पास में रहने को घर नहीं है। अगर मैं आपको उस मापदंडों के बारे में बताऊं, 10,000 गृह आप लोग बना रहे हो पिछले 4 साल से, अभी तो घर बन के तैयार नहीं हुए। और प्रतिपक्ष के नेता यहां विराजे हुए हैं, हमारे सामने कई बार ये बातें आई। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2009, 2010 और 2011 में पुलिस बल के कितने लोग बाग मरे। ये पुलिस बल तो सबसे ज्यादा बदनाम बल है। आपने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इनके घर का भी व्यक्ति जब मरता है तो उनका उतना ही दुख होता है जितना आपके और मेरे घर का व्यक्ति मरे, और फिर वो अपराधी के हाथों से मरे तो उसको कितना दुख होता हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पुलिस कैजुअलिटीज का चैप्टर 20 है, उसमें 178 ड्यूरिंग 2011 178 police personnel have been injured on duties. Out of these 145, 81.46% have been injured by other criminals. अपराधियों से हम हमारे पुलिस वालों को मरवा रहे हैं और फिर हम ये अपेक्षा करें कि ये आपकी और हमारी हिफाजत करेंगे। जब तक मंत्री महोदय और मुख्य सचेतक महोदय आपके गाड़ी के आगे पुलिस की फ्लैग लगाई हुई वो गाड़ी भोंपू लगाकर नहीं चले, तब तक तो पता ही नहीं पड़ता कि मुख्य सचेतक महोदय पधारे हैं। और मंत्री महोदय कब
से होने लगा। मैं भी उस परिवार में आता हूं। 1966 और 67 में मेरे पिता भी मंत्री थे। ये कभी भी कायदा नहीं रहा कि मंत्रियों के आगे एस्कॉर्ट चले, सिर्फ मुख्यमंत्री के आगे एस्कॉर्ट चलती थी। आपने इन पुलिस वालों को ताबेदारी करने के लिए खड़ा कर दिया। कोई जज जावे तो एस्कॉर्ट जा रही है, जज का ससुर जाए तो एस्कॉर्ट जा रही है, मंत्री जाए तो एस्कॉर्ट जा रही है, मंत्री का साला जाए तो एस्कॉर्ट जा रही है। और अब तो कोई सत्ता पक्ष के ऐसे विधायक हैं वो खुद जाते हैं तब भी एस्कॉर्ट जाती है। कराइए, आप इनको एस्कॉर्ट कराइए। NH8 पर कितनी एस्कॉर्टिंग व्हीकल निकलती हैं। हमें ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ये ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा दिल्ली में। और आप और मैं ट्रैफिक में फंस गए, अपने तो डंडे पड़ जाएंगे। या तो इतनी विभूति रखो कि आप इतने लोकप्रिय हो कि आपके चेहरे को देखकर ही भीड़ हट जाए। कुछ पुलिस वाले की वर्दी को दिखा कर ओहदे का रुतबा क्यों बताना चाहते हो आप? पूरा और हम तो NH8 पे रहते हैं। मंत्री महोदय, एक सायरन लगा के जाती है, थोड़ी देर में फिर पता लगाता है एक सायरन लगाकर फिर आ रही है कि ये कौन गए साहब, कि ये फलाने VIP जी गए, ये कौन आए कि ये साहब फलाने VIP जी के परिवार वाले आए। मैं मुख्य सचेतक आपको तो इसलिए अंकित कर गया कि आप मेरा निवेदन ये था कि आप बहुत विद्वान सदस्य हैं सदन के। पहले तो आपने वकीलों के मामले में पुलिस को डिमोरलाइज करने की बात कही, और इस बहल के अंदर आके किसने सदन का समय बाधित किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका किस आचरण को हम सही माने। और सेकंड चीज, आप मंत्री के साले की बात कर रहे हैं। ये जो एस्कॉर्ट है इसका पूरा स्टडी कर लो। क्या राजनेता इस बात के लिए दोषी हैं या कोई अधिकारी भी हैं? चीफ सेक्रेटरी के आगे लगती है, DG के आगे लगती है, या पुलिस के आला अधिकारियों के आगे लगती है? उनके बारे में भी आपके मुखारविंद से एक दो शब्द निकल जाएं। और आपके सरकार के दौरान भी ये सब व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, तो सभी चीजों पे अपन खुलासा बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जब मंत्री का नाम लिया ना तो गृह मंत्री का नाम नहीं लिया। आप मेरे एक एक वाक्य को ध्यान से पकड़ो, एक एक शब्द को। और मैंने आपका नाम इसलिए लिया था कि मुझे ये मालूम था कि आप कम से कम इसको रहम दिल से ये दिख लें। मैंने 1966 के समय मंत्रियों की क्या व्यवस्था थी मैंने उसका लिया। और मेरे पिता का मैंने उनके यहाँ एस्कॉर्ट नहीं लगती थी। उतने बड़े तो हम भी थे कि ये जानते थे कि पुलिस वाला कौन होता है और एस्कॉर्ट किसे कहते हैं। मैं तो आपको निवेदन करूं, मैं तो व्यक्तिगत गाड़ी से जाता हूं अभी भी, और मेरे को एस्कॉर्ट का शौक नहीं है। लेकिन एस्कॉर्ट की ये व्यवस्था जिस पे आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये कम से कम नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, इनके आगे भी लग रही है। कुछ बात करो तो ये सारी बातें करो। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने किसी व्यक्ति को अंकित नहीं किया, आपके ऊपर नहीं, मैंने संस्था को अंकित किया है। जो इस संस्था में आते हैं और जो इस देखिए, माननीय आपने कहा मंत्री के साले, मैं जो आपने कहा मंत्री के साले उपभोग कर रहे हैं वो सारे इसमें नहीं। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आपने कहा मंत्री के साले, तो ये तो नाम बता दो। ये मंत्री जी नहीं, कौन से मंत्री? वो मंत्री जिनके साले के सामने एस्कॉर्ट लगती है। कौन से मंत्री? अब मैं नहीं बता सकता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं। ये क्या बात हुई साहब? जाओ आप। क्या अब हो सकता है वो मंत्री हमारे समय में रहे हो। क्या मंत्री? अब बराबर हो गया ना मामला, हो गया ना बराबर मामला। ठीक है, ऐसा रख लीजिए, आपको क्या दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूं, इनसे ये अगर हम सेवाएं ले रहे हैं, इनसे अगर हम ये सेवाएं ले रहे हैं तो इनके सेवा के नियमों में है क्या? इनके सेवाओं के नियम में है क्या? और ले रहे हैं तो जैसे प्राइवेट आप क्रिकेट खिलाते हैं तो उनका RC को ये कहते हैं कि इन कांस्टेबल्स को अगर लाओ तो पुलिस वालों को पैसे जमा कराओ। आपको और मुझे अगर एस्कॉर्ट की जरूरत है तो पैसा जमा करवाओ और एस्कॉर्ट ले ना, क्या दिक्कत है? ये प्रोविजन है आपके 2007 के एक्ट में, प्रोविजन है। अगर आप सिक्योरिटी ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, पे फॉर इट, लेकिन रुतबे से ले जाएं। हर चीज के व्यवस्थाओं के अंदर हम ये माने कि हम इनसे सारे के सारी सेवाएं लें, उसके उपरांत भी हम ये कहें कि ये सेवा भावी रहें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। माननीय सभापति महोदय, एक चीज और स्पष्ट कर दो। सिर्फ मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि आप कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो रेड कॉर्नर वारंट है जिन लोगों के खिलाफ आज, जिनके पासपोर्ट जब्त है और जो भगोड़े हैं आज देश के, क्या भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के दौरान शासन में उनको किस कैटेगरी में एस्कॉर्ट दी गई थी, ये भी बता दो आप। अरे आप एंटाइटल नहीं हो, आप किस कैटेगरी में ले रहे हो? मैं एक्चुअली मुख्य सचेतक महोदय के लिए नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि सबके लिए जो गलत हो रहा है उसके लिए जवाब दें। मैं कर लूंगा इस चीज को। मैं आपसे एक निवेदन करूं, मुझे नहीं मालूम कौन भगोड़ा है या किसके खिलाफ रेड वारंट है और उसमें कितनी सूचियों में किस किस के नाम है,
लेकिन मैं एक उदाहरण, जब आपने इतनी देखिए राव साहब, मैं बहुत अदब से आपको कह रहा हूँ, आपका मैं आक्षेप एक समझ गया। मिनट के लिए और आपका बात मैं करें, आक्षेप बहस हो गई। अरे आपका मैं यहाँ आक्षेप पर समझ गया, एसएमएस श्रीमान। स्टेडियम पे अरे फीस उतरवा, कांस्टेबलों का आईजी भला स्तर कर के लेने दो अधिकारी मुझे। को फिर कर लेना, ये आप कहा तो जाता था कि राजनीति, फीस उतरवा दूंगा। इनका भला कर लेने तुम। ये फ्री स्टाइल में फिर बोल लेना। अच्छी बहस कर रहा हूँ। एक आदमी जिसके रेड कॉर्नर वारंट है, जो भगोड़ा है देश का, वो एसएमएस स्टेडियम में आईजी स्तर के अधिकारी को कह रहा है कि तेरी फीस उतरवा दूंगा। अभी बात करता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपकी मुख्यमंत्री का नाम लेता था छोटे शब्दों में, अभी वसू से बात करता हूँ, अभी तेरी फीस उतरवाता हूँ। ये क्या बातें हुई थी? आप अरे टाइटल अच्छी नहीं हो। बात कह रहे हैं यार, इसको रोक रखा है। ले जा रहे हो। आप सरकार लिए बैठे हो ना, किसने रोक रखा है? कॉर्नर वारंट है, लेके आ जाओ उसको यहाँ। करो ना कार्रवाई। वहाँ लंदन में जाके क्यों मिलते हो? आपकी यही सरकार लेके है। आओ, बार-बार अरेस्ट नाम ले करेगी रहे हो। गवर्नमेंट। मैं कह रहा हूँ आपको, राजस्थान फ्लोर ऑफ द हाउस में- कह रहा हूँ, राजस्थान- आप हिम्मत करो, वहाँ लंदन जाके मिलने की क्या जरूरत है? यहाँ मिलो ना, अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करेंगे। राजस्थान में 36,000 भगोड़े हैं आपके पुलिस रिकॉर्ड में। एक क्वेश्चन के उत्तर में आपने कहा 36,000। वो भगोड़े वैसे नहीं है, वो भगोड़े वैसे नहीं है, लोग चले गए। वो भगोड़े की औकात नहीं थी कि पुलिस के आईजी को कह दे कि तेरी फीस उतरवा दूंगा। वो ऐसे भगोड़े नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अगर मेरे किसी कथन से किसी भी व्यक्ति को आक्षेप पहुंची हो या उसको सदमा पहुंचा हो, सदमा तो पहुंच सकता है क्योंकि सच्चाई बोलने पर सदमा पहुंचता है लोगों के, कईयों के ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, लेकिन अगर मेरे किसी भी कथन से, मेरा अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, मेरा अभिप्राय संस्था विशेष से था। और संस्था विशेष का मतलब वो हुआ चाहे वो संस्था जनप्रतिनिधियों की हो, चाहे वो संस्था ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो संस्था और किसी की भी हो। और मैंने ये कहा था कि हम इनसे वो सेवाएं ले रहे हैं जिन सेवाओं का लेने का न तो हमारा अधिकार है, न इनसे हम अपेक्षा करते हैं। अब मुझे आप ये बात बताइए, जब आपने रेड वारंट की बात ही कर ली, मैं तो आपको एक हवाला देता हूँ। 18/5/2010 को एक वारंट इशू हुआ था और ये अदालत है मुख्य सिविल न्यायाधीश नायक मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ का। मुझे ये बता दीजिए, इस अपराधी को जिसके खिलाफ आज भी वारंट खड़ा है, इसको पकड़कर आपने क्यों छोड़ा? न मैं अपराधी का नाम ले रहा हूँ, न मैं अपराधी के बात में कह रहा हूँ। मैं आपको सीधी सी बात है, FIR नंबर 78/2010 131 का जवाब है मेरे पास में यहाँ। अगर मैं इसको उखेड़ने लग जाऊंगा ना, अगर मैं इसको उखेड़ने लग जाऊंगा तो व्यक्तिगत आक्षेप आ जाएगा, मुझ पर उंगली उठ जाएगी कि ये राजपूत समाज का है। लेकिन कम से कम आप ये तो ध्यान रखो, हम आखिर इन पुलिस वालों से क्या काम करवाना चाहते हैं? ये डंडे भी ये खाएं, डंडे हमारे भी ये खाएं, प्रताड़ित भी ये हों और फिर भी प्रभावित नहीं हो। और मनोकामना इनसे हम ये करते हैं कि मनोवैज्ञानिक तकनीक से अपने चरित्र को सौहार्दपूर्ण रखते हुए, सारी समस्याओं को झेलते हुए आपके और हमारे लिए उत्कृष्ट सेवाओं से हम सरोवर करें। आप यही तो चाहते हो, उनसे करवाइए आप इनसे काम। अधिकारियों के जानवरों से लगाकर नेताओं के जूते तक ये साफ करते हैं। फोटोएं छपी हैं, कोई यूपी में छपी है, कोई कहीं छपी है, मैं इसलिए यूपी का नाम ले लिया, फिर आप उद्देलित हो जाएंगे कि पता नहीं राजस्थान का कौन नेता है जो जूते साफ करवाता है। हमारे तो नेता खुद ही जूते साफ कर लेते हैं अपने, वो चाहते ही नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य कोई करे। गांधीवादी हैं सब, हम गांधीवादी हैं, आप ही नहीं है। आपने कोई ये मोनोपोली नहीं रखी है, पेटेंटेड नाम नहीं है, हम सब गांधीवादी हैं। जब तक सदन में हैं गांधीवादी हैं, जब घर पे चले जाएंगे जब सामंतवादी हो जाएंगे। कौन आदमी है जो ये कहता है कि मैं गांधीवादी नहीं हूं? लेकिन गांधीवादी होने के बाद में उपनिवेशन काल के अंदर जो नियम लागू हुए ब्रिटिश सरकार ने कि कांस्टेबलरी की क्या हरकत होनी चाहिए और उससे किस प्रकार का काम लेना चाहिए, उस नियत और नियम से और उस मानसिक परिवर्तन से हम बाहर नहीं निकले। और आदरणीय, मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, अगर 15 दिन पहले कुछ गलती हो गई थी ना, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक रेल दुर्घटना हुई थी 15 वर्ष पहले और उस वक्त भारत सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री ने उस दुर्घटना का नैतिक जिम्मेदारी देकर त्यागपत्र देकर और पद से दूर हो गए थे। फिर आदरणीय, अगर इतनी बड़ी घटना घट गई कि जयपुर के कमिश्नर को जाना पड़ा, तो नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार में बैठने वाले भी किसी की होती है। अब आप उंगली की उधर क्यों कर रहे हैं? ना तो आप उनकी जगह ले सकते हैं, ना वो आपकी जगह ले सकते हैं। अब आप जहां हैं, इस सदन की भलाई इसी में ही है कि वो वहां बैठे रहें और आप यहां बैठे रहें, और सभापति ये सुनिश्चित करें कि ये दोनों बैठे रहें, खड़े रहकर बीच में व्यवधान न डालें। वरना आपके यहाँ भी मार्शल है, सिर्फ वो खाकी में नहीं है, वो सफेद ड्रेस में। ऐसी जरूरत ही नहीं आएगी राव साहब। नहीं, जरूरत इनकी वजह से पता नहीं, हो सकता है कि मेरे को प्रताड़ित करने की बात आ जाए। नहीं, आपकी विद्वता पे किसी को शक नहीं, आप अच्छे सुझाव। आज तो शंका हो गई सर, और वो भी मुख्य सचेतक को, कि दो के सामने मुख्य लगता है, या तो मुख्यमंत्री के सामने लगता है या मुख्य सचेतक के सामने लगता है।
मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या हम सब इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकते? क्या आपके जितने भी क्राइम रिसर्चेस के पेपर्स आए हैं, पूरे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर रिसर्च के पेपर्स पढ़े हैं, एक एक बात ये कहती है कि जिससे हम 8 घंटे की नौकरी करवा रहे की तनख्वाह दे रहे हैं, उससे हम 24 घंटे की नौकरी करवाते हैं। हम इनके तनख्वाहों में, इनके भत्तों में, इनके अलाउंसेस में हम परिवर्तन क्यों नहीं करते? अगर हम सब्सिडाइज फूड कैंटीन के माध्यम से सेना के जवान को दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं दे सकते राशन? अगर हम उनके लिए स्कूलें खोल सकते हैं तो आंतरिक सुरक्षा के लिए इनके बच्चों के उच्च शिक्षा की हम व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? ये तो जिले में भी नहीं लग सकते, अपने घर में के सर्कल में भी नहीं लग सकते। आप और हम इनके बच्चों के अध्ययन के लिए तो कर ले, वरना मानव विकास सूचांक में पुलिस एक ऐसा विभाग रह जाएगा जिसके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। और बिगड़े हुए बच्चे क्या करते हैं ये आपको और हमको मालूम। इनके परिवार अगर इस प्रकार से प्रताड़ित होते रहे तो अपराध बोध से ग्रसित होकर आप और हमको अपराधी घोषित करेंगे कि आपने हमारी व्यवस्था नहीं करी। हमारे भी समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है, हमारा भी परिवार के प्रति कोई उत्तरदायित्व है। जो अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता, जिसके मन में आत्मसम्मान नहीं हो, जिसके मन में स्वाभिमान नहीं हो, वो किसी दूसरे के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। और ये वो बल है जो अपने स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश की जनता को के स्वाभिमान के और स्वावलंबन की रक्षा करता है। आज ये हमसे ये अपेक्षा करते हैं, ये आज आपसे और हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, कितने मैस का भत्ता बढ़ा दो। इनके खाने बनाने के पूछिए आप अपने डीजी साहब से, इनके खाने बनाने के जो किचन्स हैं थानों में, उनमें टेम्पररी लोग बाग काम करते हैं। आ जाए तो आ जाए, नहीं आ जाए, आपको मेरे को तो थानेदार डंडा बताकर करता है, उस लांगड़ी के सामने वो भी हाथ जोड़ता है, मेरे 2 वक्त की रोटी बना जा, नहीं तो मेरा सिपाही क्या खाएगा? परमानेंट है क्या आपके पास में? बता दो। अब वो देखिए, आप सिविल लाइंस वालों ने बिल्कुल बात पकड़ ली, फिर ये कहां जाते हैं? वहां जाते हैं जहां इन्होंने कहा, और फिर वहां वाला शिकायत करता है कि ये तो पेमेंट ही नहीं करके गया। अब उसको 70 रुपए का तो आप भत्ता दे रहे हो, वो अगर 2 वक्त की रोटी भी खा ले 35 रुपए तो उसके 1 व्यक्ति रोटी पे हो गए। राजकुमार जी आप बता दीजिए, 1 व्यक्ति रोटी के कितने खर्चा पड़ता है एक व्यक्ति का? और वो तो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, शारीरिक की क्षमता से पसीना बहा रहा है। वो उसकी खुराक भी आपसे मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, शारीरिक पौष्टिकता। डीजी साहब मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप पता नहीं इन जवानों को व्यवस्थित रखने के लिए, शारीरिक बल देने के लिए 10 किलोमीटर दौड़ाएं या ना दौड़ाएं, लेकिन कल को अगर कानून व्यवस्था के अंदर आपके दल को भागना पड़े तो ये 10 किलोमीटर की दौड़ सही ढंग से लगा लें। 15 दिन पहले आपने ये उदाहरण दे दिया, भागना पड़ेगा इनको वहां छोड़ के, अन्यथा प्रताड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करना है। आज इनके खिलाफ सब बोलेंगे, आंकड़े देंगे यहां से, कितना क्राइम ग्राफ बढ़ गया, कितना क्राइम का स्ट्रक्चर बढ़ गया, मैं भी बता दूंगा, वो सारे मेरे पास में हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि इनकी क्या परिस्थिति और क्या परेशानी है। आर्मर्ड कोर के संबंध में मैंने आपसे इतना डीजी साहब निवेदन किया है, आपका हथियार नहीं चलेगा ना तो अपराधी भी भय नहीं खाएगा। उसको मालूम है आपका हथियार जंग खा चुका है, उस हथियार के जीत पर नहीं करते। हम चाहते हैं कि गृह सचिव यहां अगर हैं, इस बात के लिए 1 मिनट मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, आखिर इनके बारे में निर्णय तो कोई लेगा, और निर्णय अगर मंत्री जी लेंगे तो मंत्री जी की एक प्रतिपक्ष के नेता आप बता दीजिए, एक निर्णय आपने लिया हो जिसमें होम सेक्रेटरी की राय नहीं आई हो या जिसमें डीजी की राय नहीं हुई हो। अब गृह मंत्री के नाते इन सबको बिठाकर विभाग के संबंध में जानकारी लेंगे, और अगर मेरी दी हुई जानकारी सही पाई गई तो इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। आप निर्णय लीजिए, निर्णय लेकर जो कुछ आपको करना करिए, वरना ये हथियार खाने में पड़े पड़े जंग खा जाएंगे, और जब अपराधियों पर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हथियार चलने से इनकार कर देगा। मैं सभापति महोदय एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पास में आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए चिंताजनक हैं वो जुवेनियल क्राइम का आंकड़ा है, जो बच्चों में बढ़ती हुई क्राइम की प्रवृत्ति है। इस चीज को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि राजस्थान में भी 1 वर्ष के अंदर 9-10 का अगर हम आंकड़ा देख लें तो 785 ऐसे क्राइम्स हुए। और राजस्थान में चिंताजनक बात इसलिए है कि राजस्थान की डेंसिटी और पॉपुलेशन और जनसंख्या दूसरों की डेंसिटी से कम है। हम महाराष्ट्र की डेंसिटी से या केरल की डेंसिटी से नहीं ले सकते। और इसमें जो सबसे बड़ी बात चिंता की वो ये है कि इन बच्चों को कानून व्यवस्था के प्रति जो इनको एक कानून व्यवस्था के प्रति एक डर रहना चाहिए, कानून के प्रति जो उनको सजगता रहनी चाहिए, और कानून से खौफ भी खाए और कानून से शिक्षा भी ले,
और कानून को निभाने की प्रवृत्ति और उसके चरित्र में भी हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया, बहुत से लोगों को उद्वेलित भी कर दिया, लेकिन एक बात कहकर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। आपको ये मालूम है आरजेएस के जो वर्दी और आपके वर्दी के भत्तों में कितना फर्क है? आप इसकी तुलना तो करिए। आपका व्यक्ति तो 24 घंटे में 18 घंटे वर्दी में रहता है, न्यायिक सेवा का व्यक्ति नहीं रहता। और जब वो न्यायपालिका में जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो वर्दी में जाए, क्योंकि ये वहां से ऑर्डर पास हुआ है। और अगर आप उन वर्दी का भत्ता देखें तो आरजेएस वाला तो ज्यादा लेता है, आप तो उससे भी कम लेते हैं। जबकि मैंने तो ये देखा है कि पूरे के पूरे विभागों के अंदर अगर कोई वर्दी पहनता है तो वो पुलिस विभाग वाला ही पहनता, बाकी तो पता नहीं किसी के वर्दी का कोई कोड लागू होता होगा या नहीं लागू होता होगा। मैं आदरणीय इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस बल की हमें और आप सबको आवश्यकता है, इस सभ्यता को सुरक्षित रखने की, इस संस्कृति को सुरक्षित रखने की, और इस मानव जीव जिसको हम पुलिस बल के नाम से जाते हैं, इसकी स्वयं की व्यथा और वेदना के संहार के लिए कोई ऐसे सुनियोजित समय अवधि के साथ हम कार्यक्रम पेश करें जिससे सदन भी फक्र के ये कह सके कि हमने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था करी थी। अब हम ये चाहते हैं कि इस सभ्यता के लिए भी तुम उस पुरजोर से व्यवस्था करो जिसकी हमारे उन सारे नेताओं ने कल्पना करी थी और कामना करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।